नमस्कार छात्र छात्राओं। पिछली कक्षा में हम द्वितीय वर्ष कला में राजस्थान के भूगोल में मिट्टियों का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि राजस्थान में किन किन प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आज हम थोड़ा मिट्टियों की समस्याओं पर ध्यान देंगे। राजस्थान में मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा उर्वरक नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा उर्वरक तत्व नहीं है और प्राकृतिक रूप से राजस्थान में जल का अभाव है। ऐसी स्थिति में इस मिट्टी को कृषि लायक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग किया जाता है और साथ ही इसमें कृत्रिम रूप से पानी यानी सिंचाई देने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा की जाती है ताकि एक से अधिक फसलें ली जा सके। सिवाय खरीफ के सभी फसलें पूरी दूसरे तरीके से सिंचाई पर निर्भर करती हैं। ऐसी स्थिति में जब सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और तापमान सामान्यतः बहुत ऊंचे रहते हैं, तो इससे रेह की समस्या यानी जलाधिक्य की जो समस्या है, जो ऊसर भूमि की समस्या है, वो बड़े पैमाने पर आ जाती है। तो क्योंकि वो एक अपने आप में प्राकृतिक रूप से अधिक उपजाऊ नहीं है, उसको प्राकृतिक रूप से अपना रिनोवेशन करना, उपजाऊपन को वापस रिनोवेट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे ज़मीन ऊसर होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा खाद देने, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ज़मीन अपना प्राकृतिक उर्वरकता खोने लग जाती है, तो एक बड़ी समस्या के सामने है। दूसरा, अधिक पानी देने की वजह से जलाधिक्य की समस्या हो जाती है। ढाल अगर सही नहीं है और अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो वो एक तरफ बढ़ने लग जाएगा। ऐसे समय में हवा का अभाव हो जाएगा मिट्टी में और मिट्टी अनुर्वर हो जाएगी और उसमें की समस्या पैदा हो जाएगी। साथ ही राजस्थान में खरपतवार की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। ज़मीन में दूसरी खरपतवार उग जाने की वजह से उर्वरकता और पोषण को खत्म कर देता है। इसके लिए आपको फसलों का हेरफेर और मानवीय श्रम को लगाने की आवश्यकता होती है। राजस्थान की जो बड़ी समस्या है कि राजस्थान का 60% भाग मरुस्थलीय है और यह मरुस्थलीय भाग को रोकने का काम अरावली करती है। अब ये मरुस्थल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत होता जा रहा है, जिसके लिए कुछ विंड गैप्स, कुछ ऐसे गैप्स बन गए हैं अजमेर जयपुर के आसपास, जिन्हें हम विंड गैप कहते हैं, यानी जहाँ पर अरावली संलग्न नहीं है, यानी एक समान दीवार के रूप में नहीं है, बीच में उसमें निचले क्षेत्र आ गए हैं जिनसे आसानी से हवाएं पश्चिम से रेत लेके पूर्व की तरफ आने लग जाती हैं। ऐसे स्थिति के अंदर अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें वनों का अभाव होता जा रहा है, वन कटते जा रहे हैं और ये जो विंड गैप क्रिएट हुए हैं नेचुरली, यानी अरावली टूट फूट के नीचे जो हो गई है, जहाँ अरावली समाप्त हो गई है, उन जगहों पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो विंड गैप्स की है, जिन विंड गैप्स की वजह से आपका रेत पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है। अब इनको दो चीजें रोक पाती है, एक तो वनस्पति और एक अरावली। अरावली क्योंकि वो एक प्राचीन मोरदार पर्वत है और अवशिष्ट रूप में ही बच चुका है, तो अरावली पूर्ण रूप से इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाती है और वनस्पति जिसका लगातार अभाव बना हुआ है, उसके कारण भी इस मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पश्चिम से मरुस्थल पूर्व की तरफ खिसकता जा रहा है और मिट्टी में रेत की मात्रा पूर्व में भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी समस्याएं राजस्थान में जो मिट्टियों को लेकर आई हुई है, जिनको अगर हम वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर हम इसका समाधान करें, तो हम राजस्थान में अच्छी फसल और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हम अगला जो बिंदु हम राजस्थान में देख रहे हैं वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का अर्थ है वह पौधा जो किसी भी वातावरण में प्राकृतिक रूप से उग जाए। आपने ये जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से हर वृक्ष के अंदर, हर पौधे के अंदर अपने बीजों को फैलाने की क्षमता होती है, जिससे उसकी एक पौधा समाप्त होने के बाद उसका दूसरा पौधा बन जाता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से जो पौधे अपने आप उग जाते हैं, यानी किसी वातावरण में तापमान और आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए जो वनस्पति स्वतः ही उग जाती है वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। कृषि प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। हम जो बागीचे लगाते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति वह है जो अपने आप से उग जाए, अपने आप से ही फैले। अब इसके अंदर पेड़ आते ही हैं, सब जानते हैं, साथ में लताएं, झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, सभी प्रकार की वनस्पति जो स्वतः ही उग जाती है, जिसको उगाने में मानवीय कोई भी प्रयास काम में नहीं आता है, वो सभी कुछ प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टि से राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए।
परंतु राजस्थान इस मामले में बहुत ही दरिद्र है। राजस्थान में कुल मिलाकर 9.5% क्षेत्र ही ऐसा है जो वनों से आच्छादित है, और 9.5% में से भी सिर्फ 2.5% 1% ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ सघन वन है, सघन वन नहीं घने वन है पूरे क्षेत्रफल का, जबकि राजस्थान भारत का 10% भूभाग रखता है, परंतु वन क्षेत्र जो उसके ऊपर है वो सघन वन सिर्फ राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% है। राष्ट्रीय औसत जो है हमारा वनों का वो 22 से 23% का है, जिससे भी राजस्थान का औसत बहुत ही कम है। राजस्थान में सिर्फ 10%, 9.5% ही वन है, जिनमें से सिर्फ 1% ही वन घने हैं, बाकी सब बिखरे हुए हैं। तो राजस्थान में वनों की स्थिति बहुत बुरी है। कुल जो वन राजस्थान में उपलब्ध है उसके अंदर 37% जो वन है वो सुरक्षित है, 56% रक्षित है, और 6.5% वन है वो खुले हैं, यानी वो अवर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान में वनों का अभाव है। अब राजस्थान में जो जलवायु है वो पहले ही वनों को बहुत ज्यादा पोषित करने वाली नहीं है। सिर्फ पूर्वी भाग में और अरावली पर ही ऐसी जलवायु आपको मिलती है जिसमें वन अच्छे से उग पाते हैं। उत्तरी जो आपका मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें लगभग वनों का अभाव है, क्योंकि वहाँ नगरीकरण बहुत ज़्यादा फैल गया है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब प्राकृतिक रूप से वनों के उगने की संभावनाएं कम है, ऐसी स्थिति में लगातार ईंधन के रूप में लकड़ी को काटा जा रहा है, लगातार अपने उपयोग के लिए लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है और उसका नाश होता जा रहा है। तो अधिक घने वनों का तो पहले भी अभाव था, और अब लगातार जिन क्षेत्रों में अरावली में जहाँ पहले वनीकरण था, मालवा का पठार जो पहले बहुत ज़्यादा घने वनों से आच्छादित था, पूर्वोत्तर जो आपका उत्तरी पूर्वी जो कोना है जो काफ़ी वनों से आच्छादित था, वो अब बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, जिसके लिए प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार है और मानवीय कारक भी जिम्मेदार है। अब जो वन राजस्थान में मिलते हैं वो मूल रूप से पहाड़ियों पर मिलते हैं, जिसमें मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जिसमें धोकड़ा, सालर, आंवला, तेंदू, खेर और सागवान बांस जैसे पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा जो सकड़ी घाटियाँ हैं, निचले आबू खंड है, अलवर की पहाड़ियाँ हैं, इस पर कुछ मिश्रित पतझड़ और मिश्रित सदाबहार वन भी देखने को मिल जाते हैं। पूर्वी कुछ भाग के अंदर खासकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों के अंदर आपको शुष्क सागवान वन मिल जाते हैं, जो अधिक लंबे चौड़े क्षेत्र पर आच्छादित नहीं है। इसमें बांस की भी बहुतायत देखने को मिलती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसमें आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गुलर, खेर, नीम, बघेड़ा, धमन, खिरनी, सेमर और टिमरू, ये सभी शामिल हैं। ये उदयपुर और बांसवाड़ा में विशेषकर पाए जाते हैं। इसके अलावा मिश्रित पतझड़ वन भी कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, इन जिलों में आपको देखने को मिलते हैं। अब मिश्रित पतझड़ वन के अंदर भी लगभग वही वन है जो शुष्क पतझड़ वनों में है। धोकड़ा, बरगद, गुलर, आम, जामुन, बबूल और इन सभी लकड़ियों का उपयोग क्योंकि ईंधन में हो पाता है, कोयला बनाने में हो पाता है, इसलिए इनका दोहन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा सालर वन भी कुछ मात्रा में इन्हीं जिलों में यानी अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर और जोधपुर में देखने को मिलते हैं। ढाक और पलास का अरावली में बहुतायत है। ढाक और पलास दोनों ही बहुतायत से मिलता है। पश्चिमी राजस्थान पूरा ही कट्टेदार वनों से आच्छादित है, यानी कटीली झाड़ियाँ हैं, वृक्ष बहुत कम है, और वृक्षों की कम जो वृक्ष मुख्य रूप से है वो है वहाँ पे खेजड़ा और रोहिड़ा, जो वहाँ के स्थानीय वृक्ष हैं और इसको अपने राज्य का वृक्ष घोषित कर रखा है। तो खेजड़ा और रोहिड़ा यहाँ के बहुत बड़े वृक्ष हैं। इसके अलावा छोटे बड़ी झाड़ियाँ और कटीली झाड़ियों के वृक्ष ही देखने को मिलते हैं। कुछ जो आबू खंड है, उस आबू खंड में आपको सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलती है, जिसमें सिरिस, बेल, जामुन और रोहिड़ा शामिल है। ये बहुत ही छोटा क्षेत्र है जिसके अंदर हमें सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। अधिकतर जो उपयोग है इस लकड़ी का वो कत्था के लिए उपयोग किया जाता है, बांस के लिए उपयोग किया जाता है, ईंधन के लिए सबसे बड़ा उपयोग है। कुछ लकड़ी इमारती पत्थर और इमारती कामों में ली जाती है। अधिकतर पशुओं को चराने, अनियंत्रित रूप से चराने और चारा और घास उगाने के लिए भी उपयोग की जाती है। आजकल आंवले का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, आंवला उगाया जाता है, उसकी कृषि की जा रही है, और ज़्यादातर जो औषधीय उपयोग की वृक्ष है उनका उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे राजस्थान में